जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट है वो मुझे ऐसा लगा कि उसमें कुछ आर्ट है, उसमें कुछ नया हम कर सकते हैं। मैंने जब भी कोई कल्चरल एक्टिविटी देखी है या एनुअल फंक्शन देखा है या कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट्स देखे हैं तो हमेशा कहीं ना कहीं आपको उनके अंदर इन्वॉल्व हुआ हुआ देखा है। कि अगर आपको पीएचडी करना है तो स्कॉलरशिप आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ जो कोई भी होगा वो बाहर मार्केट में जाके कमा रहा है। तो सर अगर बीएससी का कोई स्टूडेंट है थर्ड ईयर में अगर प्लान कर रहा है उसे एमएससी करनी चाहिए तो उसके दिमाग में एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार कौन सा सब्जेक्ट चूज करूँ। एजुकेशन का जो रियल मीनिंग है वो ये है कि आपका सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए। आप खुद इतने डेवलप हो जाओ कि आपको कोई जॉब देने के लिए आए, आपको लेने के लिए दौड़ना नहीं पड़े। या आपने सीएसआई या नेट जो एग्जाम होता है तो वो भी क्वालिफाई किया था, उसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। कई सारे प्लांट ब्रीडिंग के स्टूडेंट या प्लांट साइंस के स्टूडेंट हैं वो एग्जाम देते हैं और उनको यही रहता है दिमाग में कि वो स्कॉलरशिप गेन कर सकें। कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। रट्टा मारने से सीएसआईआर क्लियर हो जाए। सभी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मोटिवेशन लेते हैं और उसके बाद एक दिन दो दिन पढ़ते हैं, बाद में छूट जाते हैं। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कि मैं अपना काम करूंगा, अपने आप को सबसे ज्यादा डेवलप करने की ट्राई करूंगा और उसके बाद जो कुछ भी भगवान देगा वो खुशी खुशी ले लूंगा। बेस्ट चीज वही है कि प्रैक्टिस लाइक यू नेवर वॉन एंड परफॉर्म लाइक यू नेवर लॉस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर आपको बहुत बड़ा धन्यवाद है, थैंक यू सो मच सर। और ये भी कहना चाहूँगा कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आप अभी फ़िलहाल आपने अपनी पीएचडी भी कंप्लीट की है और साथ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी आए हैं। मैं जब से जूनागढ़ आया था सर तब से ही मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि आपके साथ वीडियो बनाऊं और उसका रीज़न ये था कि मैंने जब भी कोई कल्चरल एक्टिविटी देखी है या एनुअल फंक्शन देखा है या कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट्स देखे हैं तो हमेशा कहीं ना कहीं आपको उनके अंदर इन्वॉल्व हुआ हुआ देखा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं आप आगे रहते हैं। तो हम फ्रेंड्स में जूनियर्स वगैरह के अंदर भी हम बात करते हैं तो इस बारे में बात करते हैं कि यार तेजस सर की पर्सनैलिटी बहुत सही है क्योंकि आप हमेशा उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं और इसके साथ साथ आपको एकेडमिक्स में भी हमने हमेशा आगे देखा है। तो हमेशा से आपकी पर्सनैलिटी हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग रही है, बहुत हमें अच्छा लगता है आपको देख के। तो इसीलिए मैंने सोचा था आपके साथ एक वीडियो हो जाए तो बहुत अच्छा होगा और आप इसके लिए वक्त दे रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। सर कई सारे क्वेश्चंस हैं जब क्योंकि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जब भी कुछ अगर एमएससी में आप एडमिशन लेते हैं तो हमेशा दिमाग में आता है कि यार एग्री हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकें। एमएससी लेने का सबसे एमएससी में आने का एक थॉट ये रहता है कि यार असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो कई सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जैसे जिनको कई सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में तो उससे रिलेटेड कई सारे कुछ सवाल हैं आपसे, तो उनसे वन बाय वन आपसे पूछना चाहूँगा मैं। तो सर सबसे पहले तो आपकी बैकग्राउंड और आपकी क्या स्कूलिंग रही, क्या आपका बैचलर्स डिग्री, कहाँ से आपने मास्टर्स किया, तो इन सब चीज़ों के बारे में अपने व्यूवर्स को बताएं। सो पहले से मतलब ऐसा नहीं था कि मैं टॉपर ही रहा हूँ। अच्छा। मतलब दूसरे लोगों की तरह ऐसा भी नहीं था कि भाई हर एक स्कूलिंग में भी मैं टॉप में हूँ या फिर कॉलेज में भी टॉप में हूँ। पर एक चीज थी, मतलब मैं एवरेज स्टूडेंट था और डे बाय डे आगे बढ़ता गया और कब कहाँ तक पहुँच जाते हैं वो पता नहीं चलता। मेरी स्कूलिंग बेसिकली हाई स्कूल तक मैंने पढ़ाई उपलेटा से की। इट वाज अ ग्रांटेड स्कूल, सेमी गवर्नमेंट जैसी थी, वीपी केटिया, वीपी केटिया हाई स्कूल उपलेटा। अच्छा सर, यहाँ जूनागढ़ के आसपास से या इट इज 50 35 किलोमीटर फ्रॉम हियर। ओके ओके। उसके बाद मैंने अपना जो साइंस स्ट्रीम में 11-12 किया, इट वाज फ्रॉम द ड्रीम इंटरनेशनल स्कूल धोराजी से किया। एंड आफ्टर दैट मैंने अपना बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री है वो जूनागढ़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से ली। एंड आफ्टर दैट मास्टर्स डिग्री मैंने अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर डीपी गोहिल जो अभी ही रिटायर्ड हुए हैं। ही वाज हेड ऑफ द मेन फॉरेज रिसर्च स्टेशन आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। तो उनके अंडर में मैंने मास्टर डिग्री आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से की अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। एंड आफ्टर दैट I have completed my PhD from Junagadh Agricultural University itself, under the guidance of Dr. A.G. Pansuria sir, जो वीट रिसर्च स्टेशन के हेड के बदौर पर है। ओके ओके। तो सर शुरू से ही जैसा अभी हमने आपके बैकग्राउंड के बारे में जाना, तो क्या बीएससी से ही आपके दिमाग में भी आया था कि यार असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, या ऐसा कुछ ड्रीम था या कोई ऐसा पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जिससे आप इंस्पायर हुए हो लगा हो कि यार यही करना चाहिए हमें, इसी आगे इसी चीज़ में जाना चाहिए, उसके बारे में बताएं।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। वैसे मतलब हर बार ऐसा होता है कि आदमी का ड्रीम होता है और वो उसे अचीव करने के लिए दौड़ता है। मेरे लिए क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने 10th कंप्लीट किया तब मैंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी की विजिट ली एंड यहाँ का नेचर कैंपस वगैरह देखा, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जो मजा है वो कुछ अलग है, क्योंकि नेचर के साथ कनेक्ट रहने को मिलता है। सो दैट्स वाई तभी मैंने सोच लिया था कि 11th-12th बायोलॉजी स्ट्रीम के साथ करूँगा और मेडिकल फील्ड में इतना इंटरेस्ट नहीं था, पहले से इंटरेस्ट विथ नेचर रहने का था, तो कहीं ना कहीं अंदर से था कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर आगे बढ़ेंगे। तब ज्यादा कुछ सोचा नहीं था, बस वही था कि एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर पढ़ाई करनी है और तब मैंने एडमिशन ले लिया। आफ्टर दैट क्या हुआ कि जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो इसी यूनिवर्सिटी में मतलब हमने सिर्फ कंटिन्यू मेहनत रखी और एक वक्त ऐसा आया कि अंडर द इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान आईडीपी प्रोजेक्ट आया और उसके अंदर इंटरनेशनल ट्रेनिंग का मौका मिला। एट दैट टाइम हम ताइवान गए थे, देयर इज अ वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर इन ताइवान, तो वहाँ पर 2 महीने की इंटरनेशनल ट्रेनिंग थी। ड्यूरिंग दैट बहुत ही अच्छी अच्छी पर्सनालिटी से मैं मिला, उसमें से एक थे वहाँ पर श्रीनिवासन सर, वो वहाँ पर एंटोमोलॉजिस्ट थे। तो उनके साथ जब हम एक बार घूमने जा रहे थे उस वक्त उनकी वाइफ भी साथ थी, हम सभी साथ में थे। तब डिस्कशन हुआ कि भाई अभी आगे क्या करना है। तो एक तो रिसर्च इंस्टीट्यूट में गए थे तो रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट जगने लगा था, और दूसरी चीज वो थी कि पर्टिकुलरली जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग सब्जेक्ट है वो मुझे ऐसा लगा कि उसमें कुछ आर्ट है, उसमें कुछ नया हम कर सकते हैं, और वही चीज मतलब वहां से भी मुझे सुनने को भी मिली और सपोर्ट भी मिला। एंड देन वहाँ की एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी डेविड जॉनसन से मैं मिला। ही वाज अ डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल फॉर रिसर्च एट दैट टाइम इन वर्ल्ड वेजिटेबल सेंटर। तो वो भी एक ब्रीडर थे, तो एक चीज अंदर हो गई कि यार इस फील्ड में कुछ मजा है, मतलब इसमें कुछ नया नया करने को मिल रहा है। और सभी के साथ डिस्कशन करने के बाद वही लगा कि भाई जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, दैट्स माय सब्जेक्ट। तो उसमें मैंने फिर आगे बढ़ने के लिए सोच लिया और फिर मास्टर्स डिग्री भी उसमें ही कंटिन्यू की। और मास्टर्स करने के बाद सोचा कि भाई अगर इंटरेस्ट है तो नया सीखने को मिल रहा है, तो नया नॉलेज मिल रहा है, तो अंदर से मजा आ रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी अंडर दिस पर्टिकुलर स्ट्रीम। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मुझे प्रोफेसर ही बनना है या रिसर्च साइंटिस्ट। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग वही थी कि मुझे इंटरेस्ट है तो उसमें मुझे पढ़ना है। मतलब सर सब्जेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट होना, सब्जेक्ट का नॉलेज होना और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मैटर नहीं करता कि आप क्या इस तरह से ड्रीम रख रहे हैं, इम्पोर्टेंट ज़्यादा ये भी है कि आप सब्जेक्ट से जुड़े रहें, कहीं ना कहीं आप अच्छी पोजीशन पहुंच ही जाते हैं। बिल्कुल सर। तो सर मैंने अपने जो प्लांट ब्रीडिंग के जो भी क्लासमेट्स हैं उनसे आपके बारे में सुना था कि आपने CSI या नेट जो एग्जाम होता है तो वो भी क्वालिफाई किया था, उसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। कई सारे प्लांट ब्रीडिंग के स्टूडेंट या प्लांट साइंस के स्टूडेंट हैं वो एग्जाम देते हैं और उनको यही रहता है दिमाग में कि वो स्कॉलरशिप गेन कर सकें। तो क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज या क्या पर्टिकुलर आप चीज़ बता सकते हैं, क्या एडवाइस उन्हें दे सकते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को, तो प्लीज़ वो हमें बताएं। सबसे बेस्ट चीज वही है कि अगर आपको पीएचडी करना है तो स्कॉलरशिप आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ जो कोई भी होगा वो बाहर मार्केट में जाके कमा रहा है और आप कमा नहीं रहे। सो बिकॉज ऑफ दैट अगर आपके पास स्कॉलरशिप होगी तो आपके पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। फॉर दैट यू कैन ट्राई फॉर ICAR SRF एग्जाम। फर्स्ट आप उसमें ट्राई कर सकते हैं, मैंने भी ट्राई की थी। एट दैट टाइम मेरा जेनेटिक्स इतना शार्प नहीं था, वो मुझे एग्जाम देने के बाद पता चला। तो मैंने जेनेटिक्स पर फोकस किया। और CSIR नेट एक ऐसी मतलब एग्जाम है कि जिसमें आपको स्कॉलरशिप बहुत अच्छी मिलती है, अराउंड 37,000 पर मंथ फेलोशिप मिलती है और प्लस HR है। तो ये सबसे बढ़िया चीज है उसकी कि एक सैलरी के आसपास वो हो जाती है। और उसकी एग्जाम पैटर्न भी बहुत अच्छी है, मतलब उसमें 3 पार्ट होते हैं, पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। पार्ट A के अंदर क्या होता है कि सभी रीजनिंग एप्टीट्यूड के आसपास के क्वेश्चंस रहते हैं। आउट ऑफ 20 आपको 15 उसमें से अटेम्प्ट लेने हैं और उसमें आपको अच्छे मार्क लेने हैं। उसमें कई बार क्या करता है कि लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, और खास करके IBPS की एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाने वाले काफी सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पर, उस पे से आप नॉर्मल जो कुछ भी रीजनिंग एप्टीट्यूड है वो सीख सकते हैं और उसको फोकस करके आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सर। तो उससे आपका वो पार्ट A क्लियर हो जाएगा। पार्ट B इज
आउट ऑफ 50 आपको 35 अटेम्प्ट लेने हैं, तो उसमें आपके पास ऑप्शंस कम है, और उसमें क्या होता है, कोर सब्जेक्ट होता है लाइफ साइंस का, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर मेमोरी बेस्ड। तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपको आ रहा है तभी अटेम्प्ट लेना है, अदरवाइज आपको अटेम्प्ट लेना नहीं है, छोड़ देना है, क्योंकि उसमें रट्टा लगा के जो कुछ भी आए हैं उसको मतलब देने का कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि ट्विस्टेड क्वेश्चन होते हैं कई बार, तो क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाते हैं। सो इफ यू आर 100% श्योर तभी उसको अटेम्प्ट लेना है। और जो थर्ड पार्ट है, जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, क्योंकि मेरी CSIR क्लियर हुई वो थर्ड पार्ट के वजह से ही हुई। क्योंकि उसमें क्या था कि एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको ऑप्शंस भी ज्यादा मिलते हैं कि आउट ऑफ 75 यू हैव टू गो फॉर 25 अटेम्प्ट्स, और उसमें 4 मार्क एक क्वेश्चंस के। तो उसका सबसे अच्छा फायदा वही है कि अगर उसमें आपका स्कोरिंग ज्यादा हो गया तो आपके स्कॉलरशिप लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पहले से ही मतलब वो ध्यान रखना है कि हम जो कुछ भी रट्टा लगाते हैं वो एग्जाम के लिए सही है, पर अपना एनालिटिकल पावर तभी ही बढ़ेगा जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जब भी पढ़ो वो शार्प माइंडली पढ़ो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिया 2-4 दिन याद रहेगा बाद में भूल जाओगे, नहीं, कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे तो क्या होगा कि आपको लॉन्ग टर्म याद आएगा। और जब मैंने CSIR नेट दी तब वो जो एनालिटिकल क्वेश्चन वाला पार्ट C है उसमें मैं सब कुछ कनेक्ट कर रहा था, उसका ही फायदा हुआ। ओके ओके। तो सर इसमें बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपने निकाले होंगे, कुछ ऐसा इसका पार्ट रहा है प्रिपरेशन के दौरान, या कुछ बुक वगैरह भी आपने स्पेसिफिकली पढ़ी हो जो काम आ सकती हो स्टूडेंट्स के? यस, पर्टिकुलरली मैंने जैसे बोला कि फॉर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग स्टूडेंट अगर है तो लाइफ साइंस में आप किस पर फोकस कर सकते हैं कि जेनेटिक्स आपका सब्जेक्ट है, बायोटेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, थोड़ा सा सीड साइंस, थोड़ा सा प्लांट फिजियोलॉजी है। और दूसरा एक फायदा वही है कि हम BSc एग्रीकल्चर में मोस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो क्या होता है कि माइक्रोबायोलॉजी हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया, तो वो सभी आपको काम आएंगे CSIR के वक्त लाइफ साइंस। और इसी के कारण आप उस पर ज्यादा फोकस करो कि जो कुछ भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो सही है, पर उसके बाद जेनेटिक्स की आप अगर प्रिपरेशन ज्यादा करोगे तो जेनेटिक्स कई बार क्या होता है कि जेनेटिक्स का पोर्शन ज्यादा आ जाता है, तो इन दैट केस आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसके लिए बुक्स कई सारी है, पाथ फाइंडर वन ऑफ द फेमस बुक है, जो लाइफ साइंस के सभी स्टूडेंट मोस्टली पढ़ते ही है। पर दिक्कत कहाँ पर आती है कि सभी सब कुछ पढ़ने जाते हैं तो पहुंच नहीं सकते। तो करना क्या है कि हम अगर कॉन्सेप्चुअल पहले से ही पढ़ रहे हैं तो आपके कुछ कुछ टॉपिक्स तो क्लियर ही है, जो टॉपिक्स क्लियर नहीं है उसको आपको फोकस करना है और उसमें से पढ़ना है। और उसका क्वेश्चन का स्टाइल है जो CSIR का, वो उस बुक में बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है, उसकी प्रैक्टिस करो। और जिस टॉपिक में आपको लगता है कि इसमें हमें ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उसको वापस पढ़ो। स्नस्टर्ड एंड सिमंस की बुक है जेनेटिक्स के लिए, वो भी अच्छी है। अदरवाइज BD सिंह है जो प्लांट ब्रीडिंग के लिए भी अच्छी है और जेनेटिक्स के लिए भी अच्छी है। बायोटेक्नोलॉजी और उसका अप्लाइड ब्रीडिंग का जो पार्ट है उसके लिए अभी एक नई बुक आई है BD सिंह एंड AK सिंह दोनों के द्वारा, जो 2015 में वैसे तो रिलीज हुई है पर पॉपुलर हो रही है, मार्कर असिस्टेड प्लांट ब्रीडिंग वाली। तो वो बहुत ही बढ़िया बुक है, उसको पढ़ो। और उसके अलावा मैं आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा कि जिसमें से आपको बुक के नाम वगैरह ऑथर के साथ मिल जाएगा, तो उसको आप फोकस कर सकते हैं पर्टिकुलरली जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के स्टूडेंट्स के लिए। अदरवाइज और कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आप पाथ फाइंडर पढ़ रहे हो तो आपको इजी तो लगेगा ही, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। रट्टा मारने से CSIR क्लियर होगी मतलब ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट की आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, तो आपको अभी आप ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। बिल्कुल सर। तो सर एज अ स्टूडेंट अगर हम देखें, अगर हम 4th ईयर का कोई स्टूडेंट है वो इस वीडियो को देख रहा है, वो या 3rd ईयर का स्टूडेंट है, तो उसे क्या माइंडसेट या क्या ऐसे दिमाग में रखना चाहिए, या ये सभी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आने वाले वक्त में? एक जैसे आपने बड़ी चीज़ बता दी कि भाई स्कॉलरशिप का हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर मास्टर्स कर रहे हैं तो उसमें भी अगर स्कॉलरशिप अच्छी मिल रही है ICAR के थ्रू तो वो अच्छी बात है। बाकी उसके अलावा भी अगर आपको कोई लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो बच्चों को एसेंशियली पता होनी चाहिए, तो उसके बारे में प्लीज हमें बताएं। तो वैसे तो मतलब ये है कि स्कॉलरशिप इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। दूसरा चीज वो है कि जब भी आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो तभी आप एक बार ध्यान रख के पढ़े। उसका फायदा क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट वहां से धीरे धीरे क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। बाद में जब आप वो टॉपिक को पढ़ो तब उसको डाइजेस्ट करो। ग्रुप स्टडीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि अगर आपके पास ऐसा ग्रुप है जो सभी मिलके प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अगर आप साथ में मिलके करोगे तो क्या होगा कि एक के मन में क्वेश्चन आएगा वो दूसरा सोल्व करेगा, दूसरे के मन में आएगा वो तीसरा सोल्व करेगा, और
ऑल ओवर क्वेश्चंस जो कुछ भी आ सकते हैं वो आपके सामने आ जाएंगे ऑलरेडी, तो एग्जाम में आपका फायदा हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी जो कुछ भी प्रिपरेशंस वगैरह कर रहे हैं उनको क्या आता है कि सभी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मोटिवेशन लेते हैं और उसके बाद एक दिन 2 दिन पढ़ते हैं, बाद में छूट जाता है। कंसिस्टेंसी। दैट्स द कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी इज बेटर देन मोटिवेशन, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। क्योंकि जब तक मैंने अभी नेट की प्रिपरेशन की, उसके बाद पीएचडी के वाइवा की प्रिपरेशन की, उसके बाद जब असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू की भी प्रिपरेशंस की, तब तक मैं एक चीज तो मालूम पड़ी है कि भाई कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन पढ़ो छोड़ दो और उसके बाद वापस आपको 3-4 महीना कुछ पढ़ना नहीं है, उसके बाद वापस पढ़ो, ऐसा नहीं है। जब भी आपको एग्जाम को क्रैक करनी है तो आपको कंसिस्टेंट पढ़ना होगा और फिक्स ऐसा मत करो कि भाई मैं इतना पढ़ूंगा। क्या करना है कि आप जब भी बैठिए कि 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे तो आप सिर्फ बुक में ऐसे ही पढ़े रहेंगे, वो नहीं करना है। आपको याद रखना है कि मुझे आज इतने टॉपिक्स क्लियर करने हैं, तो उस टॉपिक्स पर फोकस करो, उसको क्लियर करो, उसके बाद ही छोड़ो। घंटे 4 हो 5 हो 6 हो उससे क्या होगा कि टारगेट बेस्ड पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। और दूसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब एग्जाम देने के लिए कोई जाता है, तब क्या होता है कि कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं। उसका मेन रीजन ये है कि तभी याद आता है कि ये सब चीज पढ़नी बाकी रह गई। पर बेस्ट चीज वही है कि प्रैक्टिस लाइक यू नेवर वॉन एंड परफॉर्म लाइक यू नेवर लॉस्ट। तो ये बहुत ही अच्छा मंत्र है जो मुझे मतलब हर बार काम आया है कि जब भी मैं पढ़ता हूँ तब मैं ऐसे ही सोच के पढ़ता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तो क्या होगा कि आप इन डेप्थ पढ़ोगे और आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो गए, और जब भी आपको एग्जाम दो तब वही सोच के जाना है कि अब मुझे सब कुछ आ रहा है, तो उससे पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और कई बार जो चीज आपको नहीं आ रही है वो भी आप लिंक कर सकोगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर। तो सर आपकी जो मास्टर्स डिग्री थी उसमें आपका क्या रिसर्च वर्क रहा था और आपने उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? तो हर बार क्या होता है कि जब भी कोई मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लेता है तब यही सोच के लेता है कि मुझे सिर्फ डिग्री लेनी है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको नॉलेज लेना है। मैंने पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि एजुकेशन सिर्फ जॉब लेने के लिए नहीं है। एजुकेशन का जो रियल मीनिंग है वो ये है कि आपका सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए। आप खुद इतने डेवलप हो जाओ कि आपको कोई जॉब देने के लिए आएगा, आपको लेने के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वही है कि जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हो, मतलब अगर आपने मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लिया या पीएचडी में एडमिशन लिया, आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि आपको कुछ ना कुछ नया आना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। और उसी टारगेट के साथ मैंने भी आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था कि भाई वहां पर थोड़ा सा वर्कलोड रहता है, सभी बोल रहे थे, पर प्रैक्टिकली शार्प बनने के लिए वर्कलोड जरूरी है। और इसीलिए मैंने वहां पर जाके और अपना रिसर्च वर्क किया। वहां पर मेरा रिसर्च वर्क फॉरेज मेज के अंदर था। फॉरेज क्रॉप में बहुत कम लोग काम करते हैं, पर मेरे गाइड भी फॉरेज स्टेशन के हेड थे, तो उसी के कारण मेरा रिसर्च वर्क उसमें ही था। और उस वक्त मुझे पीएचडी जैसा रिसर्च वर्क दे दिया था, स्टेबिलिटी एनालिसिस। और सबसे मतलब मेरी सीखने की आदत थी, तो उसका फायदा वही हुआ कि सर ने स्टेबिलिटी एनालिसिस दिया था, मैंने उसके साथ मोलेक्युलर कैरेक्टराइजेशन करके दिया, मतलब एक्स्ट्रा वर्क करके दिया। उसका फायदा क्या होगा कि आपके पब्लिकेशंस वगैरह भी अच्छे होंगे और आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। बायोटेक्नोलॉजी अभी बढ़ रहा है इस्तेमाल, और सभी जगह पर उसका इस्तेमाल अभी कर रहे हैं लोग। तो उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा तो पता ही होना चाहिए, और उसके लिए आपको लैब वर्क करना है, और उसके लिए आपको ऐसा कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव रखना चाहिए। और आफ्टर दैट मैंने जब पीएचडी ज्वाइन किया तभी मैंने हीट स्ट्रेस पर काम किया, विच इज एबायोटिक स्ट्रेस। और हर बार मतलब मेरा वही रहता था कि जो अपने गाइड आपको दे रहे हैं कि इतना वर्क आपको करके देना है, उससे ज्यादा उनको करके वापस देना है। तो क्या होगा कि सब तरीके से आपको आपका भी डेवलपमेंट होगा और इंस्टीट्यूट को भी आप काम आ सकोगे। बिल्कुल, ग्रेट सर। तो सर अगर बीएससी का कोई स्टूडेंट है, थर्ड ईयर में अगर प्लान कर रहा है उसे एमएससी करनी चाहिए, तो उसके दिमाग में एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं। उसे नजर आता है कि अगर कोई सब्जेक्ट समझ आ रहा है तो वो सब्जेक्ट के अंदर प्रिपेयर करूं। समझ तो 2-3-4 तरह के भी आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, तो कई सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कि कैसे चूज करना है एमएससी के लिए सब्जेक्ट, क्या स्कोप देखना चाहिए या क्या सोचना चाहिए, तो क्या क्राइटेरिया होता है सब्जेक्ट चूज करने का, उससे रिलेटेड कुछ बातें हमें बताएं। तो वैसे तो हमने बात की ही है कि बेस्ड ऑन इंटरेस्ट अगर आप सब्जेक्ट को पसंद करोगे तो आप उसमें बोर नहीं हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो इंटरेस्ट ही है।
कि अगर आपका इंटरेस्ट कोई सब्जेक्ट में है, पहले से आप बीएससी में पढ़ रहे हो सभी सब्जेक्ट, उसमें से आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब्जेक्ट में जितना भी पढ़ूं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, पर जितना भी आप पढ़ रहे हो आपको ज्यादा समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में मेरा मतलब कुछ ना कुछ अटैचमेंट है, जैसे मेरा ब्रीडिंग के साथ था। तो अगर ऐसा कुछ है तो उस सब्जेक्ट को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, हाँ। कई बार क्या होता है कि 2-3 सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट होता है और वैसे हम बात करते हैं कि जॉब के लिए नहीं, जॉब के लिए नहीं, पर सबसे बड़ा क्वेश्चन वही वापस आके वही रहता है कि भाई पैसे तो कमाने ही है जीने के लिए, तो वो कहाँ से। तो एक चीज हमें देखनी है कि कोई भी सब्जेक्ट जो हम पसंद करें उसमें आगे जाके हम क्या कर सकते हैं। मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार गवर्नमेंट वैकेंसीज आएगी ही, और अगर नहीं आई तो प्राइवेट में उसका क्या स्कोप है। अगर प्राइवेट में स्कोप नहीं है और आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो बिजनेस में उस सब्जेक्ट को लेके आप जाओगे तो उससे आपका कौन सा डेवलपमेंट ऐसा होगा कि जो दूसरों के पास नहीं है, तो उसको फोकस करना है। सपोज कि किसी को अभी मार्केटिंग फील्ड में जाना है, पेस्टिसाइड वगैरह ये वो वगैरह, उसमें अगर इंटरेस्ट है, केमिकल्स में इंटरेस्ट है, तो वो प्रोटेक्शन के सब्जेक्ट ले सकता है, विच इज एवरग्रीन सब्जेक्ट। अदरवाइज अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि भाई सीड कंपनीज वगैरह उसको ओपन करनी है या फिर उसमें जाना है, तो सीड साइंस है, प्लांट ब्रीडिंग है, वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। अदरवाइज कोई ऐसा है जो सोशल एक्टिविटीज के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट रखता है और उसको लगता है कि भाई एक्सटेंशन वर्क में वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेगा, तो फिर वो उसमें आगे बढ़ सकता है। तो वैसे कैटेगरीज है ही और उसके मुताबिक आपको सिलेक्शन करना चाहिए। एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि आप वो सोचो कि अगर मैं आज ये सब्जेक्ट ले रहा हूँ तो आज से 10 साल के बाद मेरी लाइफ क्या होगी। ओके ओके। वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सपोज कि मैं आज ब्रीडिंग के साथ हूँ तो 10 साल के बाद मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कि मैं एक सीड की कंपनी ओपन कर सकता हूँ या फिर कोई सीड कंपनी के अंदर जॉब करूंगा जिसमें फील्ड वर्क भी आएगा, लैब वर्क भी आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी आएगा। तो वो सभी हमें ध्यान रखना है और उसके बाद ही सब्जेक्ट को पसंद करना है। मतलब एक इंटरेस्ट के साथ में प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है उस चीज की, मतलब वास्तव में आप इस रियल वर्ल्ड में उससे क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। तो सर ये तो थी आपकी अब तक की जर्नी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर अब तो बन चुके हैं और हम आशा करते हैं कि आगे सब अच्छा ही जाए जैसा कि अब तक गया है। तो सर आगे की क्या सोच है, क्या गोल्स हैं, क्या सोचा है आपने कि अब क्या क्या करना चाहते हैं आप, तो उसके बारे में हमें बिल्कुल बताएं। वैसे तो मैं ऐसा आदमी हूँ कि जो कुदरत पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है वो उसके बदौलत ही मिला है। और मुझे खास करके ऐसा लगता है कि हम क्या कर सकते हैं, एक डायरेक्शन में कर्म करेंगे उसका फल तो वही देगा। तो हमें क्या करना है कि अगर कोई भी गोल सेट कर रहे हैं तो उसको वैसे ही सोच के सेट करना है कि अगर उनकी इच्छा है तो वो गोल हमारा अचीव होगा। तो उसका फायदा क्या होगा कि जब भी हमें वहां से फेलियर मिलेगा तब भी हम उसे सह पाएंगे। तो सक्सेस के साथ फेलियर भी सहना बहुत जरूरी है। मेरी बात करूं तो मेरा जो मेन गोल था अभी तक का वो वही था कि मेरा जो इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट है उसमें मैं आगे बढ़ूं, नेचर के साथ रहूं और उसमें अपना काम करूं। तो अभी ऑलरेडी मैंने ज्वाइन कर ही लिया है और यहाँ पर वो सभी चीज फुलफिल हो ही रही है जैसा मैंने सोचा था। तो अभी आगे का प्लानिंग वही है कि इसमें ही मेरा डेवलपमेंट जितना हो उतना करना है। मतलब सबसे बढ़िया चीज इंपॉर्टेंट वही है और मैं वही याद रखता हूँ कि हमें अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है। तो अभी भी मैं वो ऐसा नहीं है कि मुझे ये प्रमोशन ले लेना है या इन फ्यूचर एसोसिएट प्रोफेसर उसके बाद प्रोफेसर, वो तो मतलब चैनल में जाओगे बन जाओगे, उसका कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि मैं अपना काम करूंगा, अपने आप को सबसे ज्यादा डेवलप करने की ट्राई करूंगा और उसके बाद जो कुछ भी भगवान देगा वो खुशी खुशी ले लूंगा। तो उसी मुताबिक मतलब अभी चलना है और आगे बढ़ना है। और सबसे अच्छा काम मतलब मेरे गाइड जो मैंने बात की थी अजी पानसुरिया सर, उन्होंने मतलब तब तक मेरा रिसर्च में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था पर उन्होंने मुझे वो भी बताया कि टीचिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर आप रिसर्च में होगे तो आप पब्लिकली सबको फायदा करवाने वाले हो, फार्मर्स को डायरेक्टली फायदा करवाने वाले हो, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। पर अगर आप टीचिंग में होगे तो आप अपने जैसे 5 आदमी को तैयार करो कि जिसके मन में भी फार्मर्स के लिए कुछ ऐसी पॉजिटिविटी हो जो आगे निकल के देश के काम आए। और फॉरेन कंट्रीज में क्या है वही है। तो इंडिया अभी अंडर डेवलपमेंट है और
होप कि जल्दी से डेवलप भी हो जाएगा हम्म। और उसकी जर्नी में सबसे ज्यादा काम आएगा यंगस्टर्स। तो सभी का माइंडसेट ऐसा हो वैसा हम ट्राई भी करेंगे और मतलब जितने भी लोगों से मिलेंगे वहां पर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो, क्योंकि हम भी उसी के कारण यहाँ तक है। सपोज मैंने जब बात की कि डेविड जॉनसन है मेरे गाइड है, सभी से हम मिले तो उन्होंने जो पॉजिटिविटी हमें दी उससे हम यहाँ तक पहुंचे। तो विल ट्राई, मैं अपना मतलब बनता प्रयत्न करूंगा कि भाई मैं सभी को ये सब पॉजिटिविटी ऐसा ही एनवायरनमेंट दे सकूं जिससे 2 और आदमी ऐसे आए कि जो देश के काम आए। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब इस वीडियो का पर्पस भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बिल्कुल ही है कि आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम दोस्त बहुत इंस्पायर होते हैं आपको देखकर ही, इतना तो अभी तक जाना ही नहीं था, उससे पहले ही अगर हम देख के इतना ऑब्जर्व करके इंस्पायर होते हैं, तो आज आपके बारे में जाना है तो मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि जो बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें भी बिल्कुल इंस्पिरेशन मिलेगी इस चीज़ से, वो एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत सही चीज़ है सर। और एक और चीज मैं अगर हाँ जी सर। बताना चाहूँ कि कई बार क्या होता है कि सबको ऐसा लगता है कि भाई पढ़ाकू लड़का बन जाना है हाँ, उससे आप आगे जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल क्योंकि मेरी जो अब तक की जर्नी रही है उसमें मुझे वही पता चला कि हमें सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि किताबी कीड़ा बन के रह जाना। अगर आपको इंटरेस्ट है आप वो भी करें, वो भी अच्छा है, पर आपके इंटरेस्ट को पकड़ के रखें। सपोज मैं था तो मैं स्पोर्ट्स में भी था, कल्चरल में भी था, जैसे आपने बात की, तो उसका सबसे बड़ा फायदा वही है कि आपको स्ट्रेस कभी नहीं आएगा और आदमी डिप्रेशन में कभी नहीं जाएगा। तो आपके इंटरेस्ट को हमेशा पकड़ के रखना चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो एट द एंड सर आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। सच में मैं, ऐसा नहीं है कि वो एक वीडियो के लिए या कुछ कहने के लिए कह रहा हूँ, वो बहुत दिल से मुझे फील होती है ये चीज़ कि बहुत इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी हैं आप। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस वीडियो के लिए टाइम दिया है। एंड रियली होप कि ये वीडियो जो है जो बच्चे देख रहे होंगे उनके लिए हेल्पफुल साबित होगा। मैं भी आपको मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे लगता नहीं है कि मैं अभी इसके लिए लायक अरे भी नहीं हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं क्योंकि सर। अभी बहुत सारा डेवलपमेंट बाकी है, मुझे ऐसा लगता है। पर अच्छी चीज लगी मुझे कि अगर कोई आपको देख के इंस्पायर होता है तो वो अंदर से थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्स आती है। और मैंने जैसे बोला कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अभी तक मैं उसके लायक हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। और इसी सभी चीज से पॉजिटिविटीज मिलती है कि जिससे ऐसा होता है कि भाई और ज्यादा आगे बढ़े और अच्छा काम करे और अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट रखे और खास करके कहीं पर भी पहुंचे हमें भगवान को भूलना नहीं चाहिए। तो थैंक्स टू हिम हमेशा रखना है। और थैंक यू सो मच टू यू जो आपने ये सब मतलब अरेंज किया। इट इज़ न्यू फॉर मी ऑल्सो। और कोई दिक्कत वगैरह रही हो और कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन देने में अगर व्यूअर्स को बाकी रहा हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। और अगर कोई दिक्कत रही हो तो सॉरी भी। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन मैं तो कहता हूँ कि अभी देखिएगा कमेंट बॉक्स में कई लोग कुछ डाउट्स होंगे तो ऑफकोर्स पूछेंगे, बट मुझे लगता नहीं है कि सर कोई ऐसा हमने कुछ स्टेटमेंट रखा होगा। आपने होलसम चीज़ें बताई है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एजुकेशनल फोकस तो मैंने देखा है कई वीडियोस में रहता है, ऐसे कई और भी वीडियोस होंगे हाउ टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, बट उसमें लोग ऐसा मैंने नहीं देखा है कि जो जिंदगी को लेकर इतना जुड़ के बात कर सकते हैं। तो आपकी जो अप्रोच है, आपने जो आज बताया है, वो काफ़ी रियलिस्टिक है और उसके लिए तो आपको बहुत बड़ा थैंक्स बनता है। और ऐसा नहीं है कि आप काबिल नहीं है, आप बहुत ज़्यादा काबिल हैं। ऑफकोर्स सर डेवलपमेंट की डिमांड, डेवलपमेंट का स्कोप तो हमेशा रहता ही है लाइफ में, बट जितना है उसके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। ओके सर।